हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। देखो, दिल्ली पुलिस का एक पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं और आपको बता चुका हूं कि राकेश यादव सर का तो हम पेपर डिस्कस कर ही रहे हैं। राकेश यादव वो सब्जेक्ट वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम अभी मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करके, एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट करके पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं। उसमें फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर आज एंड होगा, ठीक है। तो सेम उसी पेपर का पार्ट है, क्योंकि उसमें 2017 तक का एग्जाम का क्वेश्चन दिया है। तो 2018, 19, 20 को करना था हमें। तो 2018, 19, 20 को करने के लिए एक अलग हमने बुक यूज किया है, जिसमें दिल्ली पुलिस, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, बहुत सारे एग्जाम जो होते हैं उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलिए, एक सेट हम डिस्कस कर चुके हैं, आप उसको देख लिए होइएगा। सेकेंड सेट डिस्कस कर रहे हैं, ये 27 नवंबर को एग्जाम हुआ था। एग्जाम टाइमिंग देख लीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम जनरली तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। कौन कौन? पहला तीन सेक्टर प्राइमरी, सेकेंडरी और है टर्शियरी। देखो, और बाद में और दो सेक्टर में डिवाइड किया है, जैसे क्वार्टनरी और क्यूनरी, लेकिन जनरली हम इसी तीन सेक्टर पे ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादातर यहीं पे काम करती है, तो हम नीचे देखते नहीं। तो प्राइमरी सेक्टर का मतलब होता है कि डायरेक्ट हम क्या कहाँ काम कर रहे हैं, डायरेक्ट हम नेचुरल रिसोर्स का यूज कर रहे हैं, चाहे आप माइनिंग करो या आप एग्रीकल्चर करो या एनिमल हस्बेंड्री करो, ये सारे प्राइमरी एक्टिविटी होगी। सेकेंडरी का मतलब होता है कि इस प्राइमरी एक्टिविटी से हमसे सामान लिया, फिर उसकी प्रोसेसिंग कर रहे हैं। प्रोसेसिंग, जैसे हमने यहाँ से शुगर केन उठाया और उससे अब चीनी बना रहे हैं, शुगर की फैक्ट्री में ले गए। शुगर केन एक प्लांट है, उसको ले गए हम चीनी बनाने के लिए, तो शुगर केन की फैक्ट्री, मतलब शुगर फैक्ट्री, चीनी मिल जो होता है। अब थर्ड है टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर का मतलब है सर्विस सेक्टर भी इसको बोलते हैं। सर्विस सेक्टर में एक तो क्या करता है, ये प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर का हेल्प करता है। जैसे मान लो एग्जांपल लेते हैं, आपने शुगर केन की खेती की, तो आपने खेत में उगाया, लेकिन भाई आपको मिल में ले जाना है। मिल, आपके पास अपना तो मिल है नहीं, तो आपको मिल में ले जाना है, तो इसके लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रैक्टर या ट्रक यूज करोगे ना, ये काम करता है टर्शियरी सेक्टर। जैसे मैं एक टीचर हूँ, टीचर भी टर्शियरी सेक्टर का पार्ट होता है। कोई डॉक्टर है, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी टर्शियरी सेक्टर का पार्ट होता है। बैंकिंग भी आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, चाहे किसी भी टाइप का फाइनेंशियल सर्विस, तो ये टर्शियरी सेक्टर का, ये भी टर्शियरी। वेयर हाउसिंग भी, भाई आपका सामान उसमें आप एक, क्योंकि वो भी तो एक सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि आपके सामान को कुछ समय के लिए रख रहा है ताकि खराब ना हो पाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है, एज पर 2020 या 2021, ठीक है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ध्यान देना, CACP, ये क्या करता है? मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, ये क्या करता है, MSP डिक्लेयर करता है। लेकिन आप ये मत सोचना CACP जो डिक्लेयर करता है, इसका डिक्लेयर बाइंडिंग होता है, इसका डिक्लेरेशन बाइंडिंग होता है गवर्नमेंट पे। भाई ये रिकमेंडेशन देता है, क्लियर, ये रिकमेंडेशन देता है, लेकिन फाइनल कौन करता है? कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है ना। तो ये लगभग पता है कितने का देता है, मैं आपको बताता हूँ। ये हर साल, पता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में यूपीएससी में भी आया था। ये टोटल 14 खरीफ क्रॉप्स, 6 रबी क्रॉप्स और 2 कॉमर्शियल क्रॉप्स का डिक्लेयर करता है MSP। तो टोटल कितना? 14, 26, 2, 22, ठीक है ना। इसके अलावे शुगर केन के लिए अलग से प्राइस होता है। शुगर केन के लिए उसका क्या नाम होता है? शुगर केन वाले के लिए नाम होता है फेयर एंड रेनमरेटिव प्राइस। ध्यान देना, आपसे सिंपल एक क्वेश्चन पूछेगा, FRP किसके लिए है? शुगर केन के लिए भाई। तो सबसे पहले क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि ऐसा ना हो कि फार्मर उगाए और जब देखो फार्मर का अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा किसी साल, तो बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाएगी और डिमांड है ही नहीं, तो इनका प्राइस क्रैश कर सकता है ना। इसीलिए गवर्नमेंट बोलती है कि भाई आपको इसका इतना तो मिनिमम आपको मिल ही जाएगा। जैसे आपको पहले से बता दिया है कि वीट आपको 15 रुपये किलो तो हम ले ही लेंगे, चाहे आप, अगर आपको अपने एरिया में 15 रुपये नहीं मिला है तो आप हमें बेच दो, FCI में बेच दो, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बेच दो, ठीक है ना, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में बेच दो। यूनियन बजट में ये ऐसी बात की गई थी
कि जितना भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोगों को लगता है आम आदमी को, ऐसा नहीं कि भाई मुझे तो गेहूं आप 15 रुपए ले रहा हो, मुझे लग ही गया 20 रुपए, तो मुझे लग ही गया उपजाने में, सारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन बजट में बोला कि जितना आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगा ना, उसका कम से कम 1.5 टाइम्स तो होगा ही होगा एमएसपी। समझ में, आपको 1.5 गुना तो कम से कम फायदा होगा ही होगा। ठीक है, तो एमएसपी कौन रिकमेंड करता है? सीएससीपी रिकमेंड करता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ठीक है, ये एक्चुअली अटैच ऑफिस है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंदर। ये कब एग्जिस्टेंस में है? 1965 में। और बहुत इंपॉर्टेंट भाई, ये एक एडवाइजरी बॉडी है, बाइंडिंग नहीं है इसका। ठीक है ना, तो देखो बहुत सारी चीज़ों को करती है। तो यहाँ पे आपको नाम देख सकते हो, नाम देख सकते हो सबका, लेकिन यहाँ पे आपको अलसी जो लाइन सीड का बिल होता है, बीज होता है, वो नहीं मिलेगा आपको। आप सीरियल्स देख सकते हो, पैडी, वीट, बार्ली, आपको ये सब याद करना नहीं, आपको याद नहीं करना है। ठीक है ना, आप बस थोड़ा सा ध्यान देके करना होगा, लेकिन थोड़ा तो याद करना ही होगा। एक बार बस नज़र दौड़ा लीजिए, क्योंकि ये आगे भी इसी में से आएगा। मतलब इसमें बार बार अपडेशन, इतना जल्दी जल्दी अपडेशन नहीं होता रहता है। ठीक है ना, ग्राम, अरहर, मूंग, उड़द, लेंटिल, वाइल्ड सीड में आ जाता है ग्राउंड नट, रेप सीड जो कि मस्टर्ड भी बोलते हैं, तुरिया, सोयाबीन, सनफ्लावर सीड, शीशम, सनफ्लावर सीड, नाइजर सीड, ये सब आता है। रॉ कॉटन, रॉ जूट, कोपरा आ जाता है, डी हस्क कोकोनट आ जाता है, और उसके अलावा सुकर करना आ जाता है। मतलब डी हस्क मतलब जो कोकोनट का ऊपर से हटाने के बाद जो नहीं बचता है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लाइन सीड नहीं है, क्योंकि सब ने हमने देख लिया, सनफ्लावर भी है, ये सब वाइल्ड वाले में है, वाइल्ड सीड वाले में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द डिसिप्लिन एक मूवी आया है, किन्होंने बनाया? चैतन्य तमहने जी ने। तमहने, अगर नाम से भी आप थोड़ा थोड़ा कर सकते थे, तमहने, ये थोड़ा सरनेम लगता है, मराठी सरनेम है। क्लियर, अगर मैं एग्जाम दिया रहा था तो मैं गेस कर सकता था, क्योंकि मुझे अगर मान लो मूवी का नहीं पता रहा था, मैं करंट अफेयर्स पढ़ा ही नहीं रहा था, तो मैं थोड़ा सा गेस कर सकता था, मतलब गेस वर्क कर सकते थे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती कि करेक्ट हो जाता। ठीक है ना, ये, और इसको मराठी मूवी है, ये बस ध्यान रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। सेक्शन देखो, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का एक सेक्शन है। वो सेक्शन पता है क्या बताता है? कि अगर आप किसी एक बैंक के डायरेक्टर बोर्ड में हैं, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है एक बैंक के, तो आप दूसरे बैंक के नहीं बन सकते। ऐसा नहीं भाई मैं एसबीआई का भी रहूंगा, मैं पीएनबी का भी नहीं, ये सेक्शन 16 मना करता है। ऐसे सेक्शन 16 मना करता है कि आप एक बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है तो दूसरे के नहीं बन सकते। That was a chairman of advisory committee of fundamental right, minority और एक्सक्लूडेड एरिया ऑफ कंस्टिट्यूएंट। तो सिंपल समझो ना, आपको पता होगा कंस्टिट्यूएंट असेंबली में 8 मेजर कमेटी थी, 8 मेजर कमेटी। 8 मेजर कमेटी में सबसे पहले कंस्टिट्यूएंट असेंबली के हेड कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। क्लियर, उसके बाद कंस्टिट्यूएंट असेंबली सबसे पहले बैठी गई 9 दिसंबर। राजेंद्र प्रसाद कब बने प्रेसिडेंट? 11 दिसंबर। तो 9 दिसंबर को टेम्पररी प्रेसिडेंट कौन थे? सचिदानंद सिन्हा। क्लियर, और कंस्टिट्यूएंट असेंबली के एडवाइजर कौन थे? बीएन राव एक्चुअली वही इंसान थे जो म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी हेल्प की थी। ठीक है, उसके बाद 8 मेजर कमेटी थी। 3 के हेड तो थे जवाहरलाल नेहरू, यूनियन पावर, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट कमेटी। क्लियर, पटेल साहब 2 के थे, एक प्रोविंस के कमेटी थे और एक ये थे एडवाइजरी कमेटी फंडामेंटल राइट के थे। क्लियर, उसके अलावे बी.आर. अम्बेडकर 1 के थे। कौन के थे? ड्राफ्टिंग कमेटी। और उसके बाद 2 के थे, एक है रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड एक स्टीयरिंग कमेटी। इन दोनों के थे राजेंद्र प्रसाद। आप याद प्लीज करना होगा, ये सब याद करना होगा। बार बार देखो, जब भी मैंने क्वेश्चन कराया तो सबको रिपीट करने हैं। 2, 3, 3, 6 और 7, 8। 2 के हो गए, 2 के पटेल साहब,
2 पटेल साहब, 2 राजेंद्र प्रसाद साहब, 2 तो 4 और 3 नेहरू जी, 7 और 1 बी आर जी। ठीक है, तो ठीक है ना वल्लभ भाई पटेल। द प्रोसेस ऑफ कवरिंग बेयर ग्राउंड, बेयर ग्राउंड जो होता है ना एकदम ऐसा है, उसको आप ऑर्गेनिक मैटर, देखो ऐसा पता है कब किया जाता है, आपको लगता है जैसे इवन मेरे इलाके में क्या किया जाता है, यहाँ पे जैसे पहले कुछ सीड्स को बो दिया, मतलब ऐसा फसल आपको उगाना है, ऐसा फसल उगाना है जो पहले आपको उस एरिया में सीड्स को बो देना है, और जब छोटा छोटा हो जाएगा ना, जैसे बैगन की बात करते हैं, छोटा छोटा हो जाएगा ना बैगन, या इवन गोभी की बात करते हैं, छोटा छोटा हो जाता है ना, जब इतना इतना हो गया, अब इसको यहाँ से उखाड़ के और ले गए हम कहाँ पे, ले गए हम मेजर मेरा जहाँ पे खेती करना था वहाँ पे अलग अलग एरिया पे डाल दे। अब बोलोगे भैया स्टार्टिंग में ही क्यों नहीं डाल दिए, स्टार्टिंग में यहाँ पे नहीं बचेगा छोटा छोटा सीड्स, जब मतलब इतना जब बड़ा हो जाता है, जब वो अकेले रहने के कैपेबल हो जाए, जब सिंपल समझो ना, बच्चा जब एकदम बचपन में ही थोड़ी बाहर भेज देते, जब कैपेबल हो जाता है तब उसको बाहर भेजा जाता है मम्मी पापा के द्वारा, सेम यही होता है यहाँ पे। ठीक है ना, तो ऐसा तो नहीं, देखो सीड्स ऐसे मान लो सीड्स आपने छेड़ दिया, ऐसा थोड़ी छोड़ दोगे आप, इस पे कुछ ऊपर से खर पतवार डाल देते हो, खर पतवार, ताकि इससे होता क्या है कि इसका मॉइस्चर बचा रहता है, ऐसा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी तो मॉइस्चर ही उड़ जाएगा, तो खर पतवार ऊपर डाल देते हैं ताकि सनलाइट डायरेक्ट यहाँ पे पहुँचे नहीं और यहाँ नीचे का मॉइस्चर बचा रहे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्चिंग। इंटरक्रॉपिंग तो आपको पता ही है, ठीक है ना, 2 क्रॉप को एक साथ। कंटोर प्लाइंग, कंटोर प्लाइंग इसको बोलते हैं, मतलब ये इसको फार्मिंग प्रैक्टिस होती है, इसमें प्लांटिंग अक्रॉस अ स्लोप, ऐसे खेती करते हैं अक्रॉस अ स्लोप, क्लियर, कंटोर लाइन, इसको कंटोर लाइंस बोलते हैं, और इसको टेरेस फार्मिंग भी बोलते हैं। टेरेस फार्मिंग ऐसे, टेरेस फार्मिंग तो एक्चुअली नहीं यार, ये छत पे खेती नहीं होती, टेरेस फार्मिंग का मतलब होता है ऐसे ही सेम, ये इसी को टेरेस फार्मिंग भी बोल सकते हैं, वो भी माउंटेन वाले एरिया पे ही होता है काट काट के। तो मैं आपको बार बार दिखा रहा हूँ कि कई जगह गलत लिखा, तो मैं आपको सचेत कर दे रहा हूँ कि ऐसे नहीं है। हरियाणा के कुछ डांस फॉर्म है, हरियाणा के, तो इसमें बताना कौन सा हरियाणा के डांस फॉर्म है। देखिए हरियाणा के बहुत सारे डांस है, कुछ जो थिएटर वाले डांस फॉर्म है, सांग और रागनी। डिवोशनल जो भगवान के प्रति होता है ना, रास लीला, रागनी, चौपैया। उसका सीजनल जो होता है जैसे गुजारी, ये सब आपको मिल जाएगा वहाँ पे विकिपीडिया पे। फाग, सावन, तीज। लीजेंडरी करेज के लिए किस्सा डांस है। लव एंड रोमांस के लिए बीन जो होता है ना, नागिन डांस टाइप का। सेरेमोनियल डांस होता है धमाल डांस, झूमर, घूमर और खोरिया डांस, लूर डांस। ये सारे डांस हैं, तो आपको बताना है इसमें से। ऑब्वियसली आपको तो पता ही चल गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक ऑप्शन है ना, यहाँ पे एक ऑप्शन है फाग, इसी की मैं बात कर रहा हूँ। फाग एक सीजनल डांस है, एक सीजनल डांस है। तो आपसे देखो इतना डीप नहीं जा बचेगा कि, लेकिन पूछ सकता है कि यार हरियाणा का एक सेरेमोनियल इसमें से डांस कौन है, तो उस समय आप कंफ्यूज हो गए। वहाँ पे अगर आप फाग देखोगे और झूमर देखो, आप बोलोगे कौन लगा है, लेकिन वहाँ पे एक वर्ड लिखा होता है सेरेमोनियल, ठीक है। इकोनॉमी सर्वे में एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, थालीनोमिक्स। थालीनोमिक्स का मतलब होता है कि भाई मैं क्या हमारे एरिया के लोग वेजिटेरियन थाली या नॉन वेजिटेरियन थाली अफोर्ड कर पा रहे हैं, अपना थाली जो प्रॉपर डाइट अफोर्ड कर पा रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आया था, थालीनोमिक्स का कॉन्सेप्ट आया था 2019-20 में। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब था, यहाँ पे बता रहा है, इकोनॉमी सर्वे बताती है कि 2006-07 में जितने लोग वेजिटेरियन वाला थाली अफोर्ड कर रहे थे ना, अब उससे ज्यादा लोग कर रहे हैं, अब उससे 29% इंक्रीज हो गया, क्लियर। और नॉनवेज थाली जो लोग जितने लोग अफोर्ड कर रहे थे 2006-07 में, मतलब 2006-07 में 100 लोग अफोर्ड कर पा रहे थे, अब 118 लोग कर रहे हैं। वेज थाली 100 लोग पहले कर रहे थे, अब 129 लोग। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है वो बताना है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट देखो,
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमेंस ऑपरेशन, ऑब्वियसली ऑपरेशन ये तो किस एक्ट में आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेशनलाइज कब हुआ, 1949 में, ये बात हमें याद रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन किसका था, हिल्टन यंग कमीशन, ये तो हम सबको पता है, हमने कितना बार इसको डिस्कस किया था, हिल्टन यंग कमीशन। और सेंट्रल बैंक नहीं, इससे और आगे मतलब आरबीआई जो था पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का भी काम कर रहा था, कब तक, जून 1948 तक, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। नेशनलाइज बाद में हुआ इसके बाद। ब्यूरियल साइट, इनाम गांव जो है वहां पे ब्यूरियल साइट है, क्लियर, इनाम गांव के पास, तो ब्यूरियल साइट जो है यहाँ पे इनाम गांव के पास ब्यूरियल साइट है। यहाँ पे कौन सी रिवर है, यहाँ पे इस रिवर का नाम है गोद रिवर, गोद रिवर, क्लियर। ये रिवर माना जाता है रीजनल सेंटर है भीमा वैली में, भीमा वैली का रीजनल सेंटर है। कावेरी बेसिन, तो हमें लगा कि यार कावेरी बेसिन, कावेरी का मतलब, कावेरी बेसिन का मतलब कावेरी और उसकी ट्रिब्यूटरी की हम बात करें, ऐसा नहीं सिर्फ देखो सिर्फ कावेरी रिवर तो दो ही जगह से क्रॉस करती है, कर्नाटका और तमिलनाडु, तो आप बोलोगे भैया इसके अलावा तो कोई आंसर ही नहीं होगा। लेकिन अगर आप पूरा बेसिन देखते हो, कावेरी का बेसिन देखते हो, तो आप नहीं देखते हो यार कर्नाटका में भी कुछ एरिया है, वो अलग बात है। मेजर एरिया तमिलनाडु और मेजर एरिया तमिलनाडु और कर्नाटक, छोटा एरिया यहाँ पे केरला में, केरला की मैं बात करूँ, केरला में भी तो है, पुडुचेरी में भी थोड़ा है, मतलब ये स्प्लिट बांटे हुए पानी को बंटवारा है। लेकिन आप यहाँ से बेसिन एरिया की बात करें तो बेसिन देखते हो ना, छोटा सा पार्ट केरला में है और यहाँ पे छोटा सा पार्ट पुडुचेरी के पास भी है। समझ में आया ना, क्लियर। कृष्ण सागर डैम आप देख लो, कर्नाटक इस पे कावेरी रिवर पे ही है, क्लियर। और मैसूर जो शहर है वो भी कावेरी रिवर पे, ये भी ध्यान देना, क्लियर। मेतूर रिजर्वायर ये भी कावेरी रिवर पे, थंजावुर शहर भी कावेरी रिवर पे। तो कावेरी रिवर के बारे में ये सब स्टेटमेंट आपको याद रखना चाहिए, क्लियर। कावेरी रिवर के बारे में कोई दिक्कत नहीं। सोर्स क्या है, ब्रह्मगिरी हिल्स है, क्लियर। और ड्रेनेज मिशन तो देख लिया। और यहाँ पे ब्रेक्स द लार्ज नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटरी है, वाइट डेल्टा इसको गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया इसको बोलते हैं। मतलब बहुत सारे डेल्टा बना दे रहा था ना डिस्ट्रीब्यूटरी में, जब यहाँ पे देखो ना बहुत सारे डेल्टा है, इसको बोलते हैं गार्डन ऑफ साउथ इंडिया, डिस्ट्रीब्यूटरी इसको बोलते हैं। हरंगी, काबिनी, शिमसा, तीर्था, लक्ष्मा, हेमावती, अर्कावती, लक्ष्मा, तीर्था, शिमसा, काबिनी, हरंगी, ये सब ट्रिब्यूटरी है। ये देखो ग्राहम रीड अभी बने हैं कोच, तो क्रिकेट का होता तो आप साफ बता देते हो, ये एक्चुअली हॉकी के हैं, सॉरी हॉकी यहाँ पे डी ऑप्शन यही है, ग्राहम। दिग्घ निकाय एक कलेक्शन है किसका, डिस्कोर्स का कलेक्शन है। देखो ये बहुत आसान क्वेश्चन, इसको और टफ बनाया जा सकता था, इस क्वेश्चन को और ज्यादा टफ बनाया जा सकता है। ये तो हमसे सिंपल पूछा, दिग्घ निकाय किसका कौन सा स्क्रिप्चर है, तो ये देखो दिग्घ निकाय एक्चुअली लॉन्ग डिस्कोर्स का कंपाइज है। ये सारे किताब एक्चुअली है स्क्रिप्चर है बुद्धिस्ट का, चाहे त्रिपिताक बोले, त्रिपिताक में आपको हमें पता है त्रिपिताक एक्चुअली पाली में है, क्लियर। उसके बाद जातक स्टोरी बहुत सारा है, मिलिंद पन्हो किताब है। त्रिपिताक में आपको पता है ना, विनय पिताक है, सुत्ता पिताक है, अभिधम पिताक है। विनय पिताक में एक्चुअली बताते हैं कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए जो मॉन्क के लिए, कि आप अगर सरमन में बैठते हैं तो उनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशन क्या होना। सुत्ता पिताक बुद्ध की स्टोरी और अभिधम पिताक एक है। दीप वंश, महावंश, महावास्तु, बुद्ध चरिता, महाविभाषा सरिता, ललिता विस्तारा, दिव्या वन्या, उदनवेर्या, उसका उदान, बोधि वंशा, क्लियर। ये सारे किताब है, तो आप एक बार बस नजर दौड़ा लीजिएगा, ऐसा नहीं याद नहीं करना है आपको। दिग्घ निकाय देखो कितना आसान क्वेश्चन, आसान था ना, मैं एक्स्ट्रा फैक्ट बताया। मंजिमा निकाय, संयुक्ता निकाय, अंगुतर निकाय, खुद्दका निकाय, ये सब है। प्रवासी रोजगार इनिशिएटिव है तो बहुत फेमस था न्यूज में, सोनू सूद के द्वारा, यहाँ पे लिखा ना सोनू सूद इनिशिएटिव। अब इंडिया बनेगा कामयाब। एक पोएट का नाम है
क्लियर। वो पोएट किस मिनिस्टर के अंदर रहते थे, मतलब किस मिनिस्टर के अंदर रहते थे, उस पोएट का नाम है हरि सेना। पोएट भी थे और मिनिस्टर भी थे, समुद्रगुप्ता के अंदर थे। देखो समुद्रगुप्ता का एम्पायर देखो, चंद्रगुप्ता वन का एम्पायर देखो इतना छोटा था, लेकिन समुद्रगुप्ता ने बहुत लार्ज एरिया बढ़ाया था, और बाद में चंद्रगुप्ता टू ने और थोड़ा लार्ज किया था गुजरात वाले एरिया को जोड़ के। यहाँ पे लिखा हुआ हरि सेना इनके ऑफिशियल कंपोजर थे इंस्क्रिप्शन के। मतलब जो बहुत सारे पिलर आपको मिलेगा, अशोका के पिलर जो इलाहाबाद है ना, वहां पे आपको इंस्क्रिप्शन मिलेगी समुद्रगुप्ता के बारे में। इलाहाबाद में एक पिलर था अशोका के पिलर। भाई आप दूसरे का पिलर है उस पर जाके कुछ हम लिख नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है फेमस जगह है, सब यहाँ पे देखेंगे, इसलिए इलाहाबाद के पिलर पे हरि सेना ने जाके लिख दिया बहुत कुछ। किसके बारे में? समुद्रगुप्ता के बारे में। समुद्रगुप्ता के बारे में बताया जाता है बहुत कुछ। ये इन्होंने एक्चुअली अश्वमेध सैक्रिफाइस करवाया था, ये सब है, ठीक है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप, विसारा एक टेम्पल आर्किटेक्चर है। टेम्पल आर्किटेक्चर 3 टाइप का होता है टेम्पल आर्किटेक्चर। नागर स्टाइल नदर्न इंडिया का, द्रविड़न स्टाइल साउथ इंडिया, विसारा स्टाइल जो बीच का, जो दोनों का मिक्सचर होता है। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे, ध्यान देना, वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है एक्चुअली 28 मार्च को, ठीक है ना। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया जाता है 28 मार्च को, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ओरल डिजीज के लिए खिलाफ अवेयरनेस ये सब बनाया जाता है, ठीक है। और इसको जो ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेट की थी वो है FDI। Which of the following act provided for measures to deter offender from evading the process of law in India staying outside the jurisdiction of India's court? देखो इसमें कुछ ऐसे एक्ट है ना, वो मान लो इंडिया में वो किया गलती, ऑफेंड किया इंडिया में, लेकिन भाग गया तो इंडिया के जुरिडिक्शन से बाहर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें कौन सा जुरिडिक्शन में लाया जाए, मतलब उसके लिए मतलब एक कानून बनाया गया है, जिस कानून को अब तो आपको पता ही होगा, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर एक्ट 2008 में लाया है, ताकि इकोनॉमिक ऑफेंडर को मतलब कि लाया जा सके, ठीक है ना। प्रिजर्विंग मतलब हमारे जो एक्ट जो उन पे लागू नहीं हो रहे थे, उन एक्ट को लागू किया जा सके। अभी तक तो हम देखो, अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट एकदम बेसहारा थी कि कैसे भी जैसे ही करके भाग गया तो हमारे हाथ खड़े हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। एक एक्ट आया जिसके अंदर हमने इसको, जो हमारे पुराने एक्ट में जो कमियां थी उसको हमने पूरा किया। एक सेक्शन है इंडियन पिनल कोड में जो अनलॉफुल असेंबली, तो असेंबली के लिए हमें, हमारा असेंबली बनाना तो हमारा फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 19 देखो, आर्टिकल 19 के 1 में क्या दिया है, ये दिया है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। 2 क्या दिया है, 2 दिया है असेंबली की बात करते हैं, 3 दिया है यूनियन की बात करता है। तो जो असेंबली की बात करता है, असेंबली तो हमारा एक्चुअली फंडामेंटल राइट था, लेकिन अनलॉफुल असेंबली करोगे तो भाई आप पकड़े जाओगे। ये आर्टिकल, ये IPC 143 में, IPC 143 में क्लियर। पनिशमेंट दिया जाएगा 6 मंथ तक, या फाइन, या दोनों। कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, देखो मैंने बताया था ना FRA किसके लिए भाई, FRA पहले है किसके लिए, FRA है शुगर केन के लिए। तो 2020 में तो ये पूछेगा ना अगला बार एग्जाम में, तो अगले एग्जाम का पूछेगा, ये पुराना डेटा है, लेकिन आप समझ गए ना कि FRA किसके लिए होता है। FRA एक्चुअली होता है शुगर केन के लिए। उस समय कितना था, 285 था। ये हमेशा चेंज होता रहता है, हाँ अगले साल अलग होगा, लेकिन उस साल 285 था, क्लियर। यहाँ पे एक नेटल प्लांट होता है, जैसे नेटल प्लांट पे जैसे मान लो ऐसा करके कुछ निकला रहता है, जैसे आप यहाँ पे टच करोगे ना, टच करोगे तो इसका थोड़ा सा नीडल टाइप का रहता है, टूट जाता है, और उसके अंदर आपके शरीर के अंदर एक केमिकल चला जाता है, एक समझ लो एक केमिकल चला जाता है, ठीक है ना, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पे बात है। तो यहाँ पे जो लीव्स ऑफ नेटल प्लांट सिक्रीट, कौन सा एसिड सिक्रीट करता है, मेथानोइक एसिड सिक्रीट करता है, मेथानोइक, क्लियर, मेथानोइक। एसिटिक तो जो खट्टा होता है उस एसिडिक को बोलते हैं, ठीक है।
स्ट्रिंग लगता है कि यार जैसे सुई नहीं कोई दे दिया वैसे लगेगा हमें। इंडियन वॉरशिप एक था, वो अभी पहुंचा है अलंग शिप पे, मतलब अलंग एक समझ लो ना, एक जहाँ पे ऐसा यार्ड है कोर्टयार्ड टाइप का जहाँ पे डिसमेंटल किया जाता है शिप का। तो इंडिया का कौन सा वॉरशिप वहाँ पे पहुंचा है? ये एक्चुअली आईएनएस विराट। विराट आपको पता है ना, उन्होंने रिटायरमेंट ले ली थी। अलंग, अलंग कोस्ट एक्चुअली गुजरात में है, ठीक है ना। सेक्शन 25 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बताता है कि द एसेट ऑफ इंडिया ऑफ एवरी बैंकिंग कंपनी एट द क्लोज ऑफ बिजनेस ऑन द लास्ट फ्राइडे ऑफ एवरी क्वार्टर, क्लियर। इफ द फ्राइडेज पब्लिक एट द क्लोज ऑफ, देखो सिंपल होता है, हाँ फ्राइडे द क्लोज ऑफ बिजनेस वर्किंग डे, सिंपल बोला है कि हर तिमाही के बाद, हर 3 महीने के बाद जो फ्राइडे वाला दिन आएगा, अगर फ्राइडे पब्लिक हॉलीडे है तो छोड़ो, उसके एक दिन पहले के बाद, तो हर फ्राइडे के बाद, हर 3 महीने वाले बाद वाले फ्राइडे, उसके पास टोटल जितना पैसा आया है, नेट डिमांड और टाइम लायबिलिटी का जो पैसा आया है, उसका 75% उसके पास होना चाहिए उस समय, उससे कम नहीं होना चाहिए। हर तिमाही के बाद हिसाब होता है, ठीक है ना। तो 75, ये तो हमें याद ही कर लेना है। इसमें से कौन सा बायोगैस के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? बायोगैस के बारे में, बायोगैस में बताया गया है कि लेस देन 1% मिथेन। भाई ये कैसी बात है, मिथेन का तो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले है, तो मिथेन यही गलत है। इसको गोबर गैस भी बोलते हैं। भाई मीथेन तो सबसे ज़्यादा, मतलब 50 से 70% मीथेन होता है, क्लियर। 50 से 70% मीथेन होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उसके बाद दूसरा बहुत और तो बहुत कम होता है, ठीक है ना। प्लांट पार्ट्स, वेजिटेबल वेस्ट, ये सब इसमें होता है। विदाउट स्मोकर नो रेसिड्यू, ये सही बात है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। मीथेन, भाई देखो ये हमें डायरेक्ट आंसर ही बता दिया, क्योंकि बायोगैस का मतलब ही मीथेन, समझ लो, हमें डायरेक्ट ही आंसर बता दिया अगर बायोगैस के बारे में आपको पता। मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज एक्ट एज डीम्ड टू हैव गॉन, मतलब कब से ये आया है वो बताना है आपको, कब से मान लिया गया कि कब से आ गया है, ठीक है ना। आया तो 2018 से, लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट ने एक एक्ट लाया, क्लियर, समझ में आया ना। मतलब एक्ट तो पहले ही आ गया था, मतलब एक्ट बाद में आया, लेकिन मान लिया कि ये काम कब से करेगा, सितंबर 19, 2018, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, समझ में है ना। मतलब सिंपल समझो ना, बी एक्ट आया बाद में 31 जुलाई 2019 को, लेकिन अगर कोई कानून तोड़ा होगा 1 अक्टूबर 2018 को तो अप्लाई होगा, क्योंकि कानून रेट्रोस्पेक्टिवली एप्लीकेबल है। कब से एप्लीकेबल है? 19 सितंबर 2018 से, समझ में आया। चलिए, तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच। और एक और चीज़, आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। जिस कोर्स की मैं बात करूँ, ये कोर्स है राकेश यादव सर की बुक और लूसेंट ऑब्जेक्टिव। अगर आप इसको 10 अप्रैल से पहले करते हैं तो आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ 300 पर सब्जेक्ट, यानी 500 दोनों का लगेगा, मतलब और कम है। लेकिन अगर आप 10 अप्रैल के बाद करते हैं तो आपको ये यहाँ पे लगेगा दोनों का 800, लेकिन पर सब्जेक्ट 500 लगेगा, ठीक है। एक और हम कोर्स चला रहे हैं, इसका भी 10 अप्रैल तक है, फी बहुत कम है, 600, क्लियर। 10 अप्रैल के बाद इसका 1000 हो जाएगा, ठीक है ना। जिसमें हम अभी कर रहे हैं हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री। इसका मतलब अभी 4 दिन पहले स्टार्ट किए हैं। अगर अभी कर लोगे तो साथ चलोगे, बाद में करोगे तो इतना लोड हो जाएगा, फिर दिक्कत होने लगेगा। चलिए मिलते हैं फिर, थैंक यू सो मच।